सो है एवरीवन, ये हमारे आज के सेशन का विच इज़ वेरी फर्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो आज का जो सेशन होने वाला है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ठीक है, इन विच वील टॉक अबाउट दी सोशल एक्टिविस्ट, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड इंजीनियर मिस्टर सोनम वांगचुक, जिन्हें अभी आफ्टर दी 170 डेज डिटेंशन अभी इन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। देन इसी इंसिडेंट को, इसी केस को मैं दिल्ली के एक्स CM, ऑल्सो वी कैन कॉल हिम द फॉर्मर CM, जो कि अरविंद केजरीवाल सर है, इनके बारे में मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि कैसे इन्हें भी कुछ ड्यू टू दी फेक चार्जेस इनको डिटेन किया गया था और अभी इनको भी रिलीज़ कर दिया। ठीक है, यू कैन गेट डेप्थ ओवरव्यू ओवर हियर। ठीक है, देन हम अगेन हम पढ़ेंगे क्लोज स्काइज एंड कॉस्टली डिटोर्स अबाउट द इंडियन एयरलाइंस की कंडीशन। हमने इट्स बिफोर दी 2 to 3 months अराउंड व्हेन वी ऑल्सो टॉक्ड अबाउट दी इथियोपिया में एक वोल्केनो हिट हुआ था, उसकी कुछ एशेस की वजह से, और फिर हमारी कुछ इंडिगो, हमारी जो कुछ फ़्लाइट्स थी, तो फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई थी। ठीक है, तब भी हमने पढ़ा था, तब भी हमारी एयरलाइंस न्यूज़ में थी, हमने DGCA के बारे में पढ़ा था। एंड वापस से हमारी जो कि वेस्ट एशिया ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, USA इजराइल अटैक ओवर ईरान, वहाँ के रिलीजियस लीडर को मार दिया अयतुल्ला खामेनी को, फिर उनके ही सन मुस्तफा खामेनी अभी जो वहाँ के नेक्स्ट लीडर बन गए। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, कैसे सप्लाई चेन डिस्टर्बेड हुआ है। फिर वही मिड डे मील स्कीम कैसे वेस्ट एशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से न्यूज़ में आ गई है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे अगेन न्यू लीडर ऑफ ईरान, वी कैन ऑल्सो कॉल हिम न्यू रिलीजियस लीडर ऑफ ईरान, द क्लेरिक विद अ गन। ठीक है, तो फिर हम थोड़ा मिड डे मील स्कीम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और हम वापस से लोकेशन देखेंगे जो कि ब्लॉकेज ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाया दी ईरान, क्योंकि ये ईरान के कंट्रोल में। फिर हम पर्शियन गल्फ में एक आइलैंड है खार्ग आइलैंड, यहाँ पे USA प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अटैक किया। ठीक है, करवाया गया है, और वहाँ के भी बहुत सारे जो टैंक्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो गए हैं। तो एनर्जी शॉर्टेज वापस से चर्चा का विषय हो सकती है। इट गोना टू बी टॉपिक ऑफ द क्राइसिस ड्यू टू दी ऑनगोइंग वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, फिर हम वापस से LPG कैरियर्स के बारे में बात करेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से रिसेंटली हमारे 2 जो LPG कैरियर्स हैं वो पास कर दिए गए हैं। ठीक है, फिर हम ये लोकेशन, ये वाली वो लोकेशन है, ठीक है, जहाँ पे US प्रेसिडेंट ने क्या करवा दिया, इन यहाँ के जो रिजर्व्स हैं गैस के या जो भी हैं, इनको रेस्टोर करवा दिया। ये लोकेशन है खार्ग आइलैंड की। अभी मैं खार्ग आइलैंड की पिक्चर भी आपको दिखाऊंगी। देन अगेन ये हमारे कई दिनों से, जब से वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट में, तो हमारा एजेंशियल कमोडिटी एक्ट जो कि 1955 में आया था, मैंने कल भी इसके बारे में डिस्कस किया है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या एजेंशियल कमोडिटीज़ हैं जो कि बेसिक नीड है और जो हर एक इंडिविजुअल को चाहिए होती हैं। ठीक है, देन ये रहा वो लोकेशन, और ये रहा वो खार्ग आइलैंड, मतलब पर्शियन गल्फ में यहाँ वाली लोकेशन पे है ना। तो US प्रेसिडेंट अभी चुप नहीं बैठने वाला है, वापस से वो बार बार एक ही चीज़ रिपीटेडली करते जा रहे हैं अपनी इन एक्टिविटीज़ के थ्रू। वो यही शो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड कि मैं ही डोनू यहाँ पे। ठीक है, हमें इंडिया को भी फिर बोला, कल के आर्टिकल में पढ़ा हमने कि कैसे रशिया को बोला, इंक्लूडिंग अदर कंट्रीज़ की 30 डेज के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको वेवर किया जाता है, अब रशिया से आप ऑयल परचेस कर सकते हैं। पहले यही हम हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं और फिर यही बोलते हैं कि हम आपको वेवरिंग कर रहे हैं। तो मतलब ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई है। ठीक है, देन हम पढ़ेंगे इधर ये आर्टिकल। ठीक है, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि हम यहाँ जो फ्यूल है वॉर में जल रहा है, और हमें यहाँ LPG शॉर्टेज हो गया, मतलब हमारे पास ड्यू टू द शॉर्टेज एंड LPG क्राइसिस हमारे पास यहाँ खाना हमें अवेलेबल नहीं हो रहा है। इन्फ्लेशन राइज हो सकती है इन फ्यूचर, और स्टॉक्स भी हमारे पास इतने नहीं हैं, और यहाँ इन लोगों को पड़ रही है कि सारे फ्यूल को वॉर की रीजन की वजह से पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया। ये वही है हमारा खार्ग आइलैंड के बारे में। फिर वापस से ये आर्टिकल मैंने कल डिस्कस नहीं किया था, इट इज़ द एडिटोरियल सेक्शन फ्रॉम आवर यस्टरडे सेशन, और ये न्यूज़ में लास्ट 8 to 10 डेज से है कि कैसे जो NCERT है उसकी टेक्स्ट बुक के कंटेंट जो है उसको क्रिटिसाइज़ किया है। ठीक है, और फिर मैंने एक रिवीजन सेक्शन से यहाँ पे मेंशन किया है, क्योंकि हमें पता है इंडिया कनाडा के जो रिलेशन हैं अर्लियर, क्या ये बीच में कुछ थोड़े ऐसे हो गए थे कि मतलब स्ट्रेंथ थे थोड़े रिलेशन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक निज्जर जो था कैनेडियन खालिस्तानी जिसको बोलते थे, वो एक्टिविस्ट था हरदीप सिंह निज्जर, इसकी डेथ हो जाती है। और इन लोगों की हमारे ऊपर सीरियस एलिगेशंस ये रहते हैं कि इंडिया की वजह से ये हुआ है, मतलब इंडिया वॉज कॉज्ड एंड वी वर अक्यूज्ड बाय दी कनाडा। लेकिन अब यहाँ के न्यू PM हैं मार्क कार्नी। ठीक है, तो यहाँ के न्यू PM जो है मार्क कार्नी, अभी इन्होंने अंडर द एग्रीमेंट ऑफ द सेपा डील, तो सेपा के अंडर द डील ऑफ द सेपा, तो हमारे जो स्ट्रेंट रिलेशंस थे उनको सही करने की कोशिश की गई है। तो इसलिए मैंने रिवीजन में डाला, क्योंकि एवरी डे आफ्टर द सेशन एंड बिफोर द सेशन मैं एक टॉपिक ऐसा मेंशन करती हूँ कि जो हमारे मतलब प्रीवियस सेशंस रहे, सो दैट वी कैन प्रॉपर्ली रिवाइज दैट। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू।
So everyone, Wangchuk released after 170 days as government revokes his detention under NSA. एवरीवन, NSA जो एक्ट है ये कुछ ब्रिटिशर्स से हम इसकी लेगेसी मान सकते हैं। ये 1980 में लगाया गया, मतलब शुरुआत इसकी डिफरेंट नेम से ब्रिटिशर्स के टाइम पे हो चुकी थी, लेकिन फिर आफ्टर दी 1975 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इमरजेंसी इन इंडिया, जो कि 77 तक कंटिन्यू थी, थोरली 2.5 ईयर। तो इस टाइम पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बैन कराई गई गवर्नमेंट के थ्रू, बहुत सारी चीज़ें हुई, और फिर उसी के बाद से NSA 1980 आया है। NSA में ये बोला जाता है कि आप अगर अपनी कंट्री की सॉवरेनिटीज़ की इंटीग्रिटी को हर्ट कर रहे हैं, अपनी कंट्री के रिलेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ फॉरेन कंट्री आप डिटेरियोरेट कर रहे हैं, तो आपको डिटेन किया जा सकता है। इसके लिए आपके ऊपर बस यही ग्राउंड्स काफ़ी हैं, और आप एक अच्छा जो पीसफुल जो एटमोसफेयर है, इकोसिस्टम है, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करोगे, जो कि हमारी कंट्री के अनदर सिटीजन के लिए विद रिस्पेक्ट ऑफ अनदर सिटीजन जो बहुत डिवेस्टेटिंग हो सकता है, तो इन कंडीशन में आपको अंडर दी NSA 1980 आपको डिटेन कर लिया जाएगा। इसके डिफरेंट ग्राउंड्स होते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक मैंने बोला ना, एक इंजीनियर हम कह सकते हैं, सोशल एक्टिविस्ट कह सकते हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट, ये हैं सोनम वांगचुक सर। ये लद्दाख को लेके बार बार इशू रेज करते, क्योंकि अर्लियर JNK जो था, ठीक है, JNK अर्लियर जो था एक स्टेट था। क्या था JNK? एक स्टेट था। अब इसको 2019 में हमारी गवर्नमेंट बाइफरकेट करती है। बाइफरकेट करने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है टू डिफरेंट UTs, मतलब वन साइड इज़ लद्दाख एंड अनदर इज़ दी JNK, मीन्स जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। डोंट माइंड माई राइटिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं अभी बस एक्सप्लेन कर रही हूँ। सो अब इनकी डिमांड ये है कि लद्दाख की कैपिटल लेह है, जम्मू एंड कश्मीर की क्या है, श्रीनगर है। तो यहाँ इनका डिमांड ये है कि एक 6th शेड्यूल होता है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक 6th शेड्यूल मेंशन है, इसमें ATM स्टेट से कर सकते हैं, इसमें वो स्टेट्स हैं जिन्हें स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है। तो इनकी डिमांड है कि लद्दाख जो है उसको विद रिस्पेक्ट ऑफ उसके लैंड, उसके कल्चरल एक्टिविटी, उसके कल्चरल लाइवलीहुड, तो इस रिस्पेक्ट में लद्दाख को 6th शेड्यूल में डाल दिया जाए। अगर लद्दाख 6th शेड्यूल में आ जाता है, मीन्स क्या होगा, ये इसको एक स्पेशल स्टेटहुड का क्या मिल जाएगा, दर्जा मिल जाएगा, और ये ऐसा चाहते हैं। मतलब इनके रूल्स एंड रेगुलेशन फिर ये अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। अब फिर कहीं इंकल्स ये थी न्यूज़ में ये भी देखा कि हमारा जो लद्दाख है JNK, क्योंकि एक सीनिक ब्यूटी के लिए और टूरिस्ट हब है, जैसा कि लास्ट में पहलगाम अटैक हुआ, वो भी कहीं ना कहीं टूरिस्ट में, वहाँ पे हमारे कितने सिविलियंस मारे गए। फिर हमने रिटेलिएशन में अगेंस्ट दी पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर हमने लॉन्च किया। तो ये तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो गई। तो अगर ऐसा हो जाता है तो लद्दाख के रिगार्डिंग ये खुद रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करेंगे, और अपने लेवल से यहाँ के पूरी पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक सिनेरियो को ये चेंज कर देंगे। तो ये यहाँ की डिमांड है, ठीक है। और ये कहीं इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज है। इनके ये भी बताया जाता है कि नेपाल में, बांग्लादेश में जैसे कि गवर्नमेंट आई है, जैसे कि नेपाल में भी जंजी ने गड़बड़ कर दी थी, वो नेपाल में जो है जंजीज अपने लेवल पे गवर्नमेंट लाना चाहते हैं, ऐसी बात हुई। फिर बांग्लादेश में पता है शेख हसीना जो वहाँ की फॉर्मर PM है, वो एज अ क्या है, शरणार्थी बन के हमारे दिल्ली में है, ठीक है। तो और यहाँ पे अभी जो है एक याद नहीं आ रहा मुझे, जो कि एक नोबल लॉरिएट है, जो अभी मुझे शेख मुजीबुर रहमान, सॉरी नो शेख मुजीबुर रहमान नहीं, लेकिन एक लीडर है यहाँ पे जो बांग्लादेश को लीड कर रहे थे, ठीक है। अभी तो यहाँ पे इलेक्शन भी हुए हैं लाइक, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बताया जा रहा है कि जो हमारे जिनसे रिलेशन हमारे अच्छे नहीं है, उनके साथ में इनके अच्छे रिलेशन किनके, सोनम वांगचुक के। तो मतलब ये हमारी कंट्री के एक मतलब पीसफुल एटमोसफियर को कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय करने की कर सकता है, अगर ये ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में रहेंगे जो हमारी कंट्री के लिए थ्रेट है। तो इसलिए इनको डिटेन कर लिया गया था, ठीक है। ये सितंबर में किया था। अब हम पढ़ेंगे इस आर्टिकल का जिस्ट, एक्चुअल में व्हाट डज द आर्टिकल वांट टू tell us. Okay, so Ladakhi activist Sonam Wangchuk was released from the Jodhpur Central Jail. Clearly mentioned है कि जोधपुर जो कि राजस्थान में एक सेंट्रल जेल है, वहाँ इनको क्या किया गया, इनको डिटेन किया था, ठीक है, इनको डाल दिया था। यूनियन होम मिनिस्ट्री रिवॉक्ड विद इमीडिएट इफेक्ट हिज 170 डे डिटेंशन। फिर क्या होता है, ठीक है, अंडर दी NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, मतलब जो कि 1980 में आया था। तो यूनियन होम मिनिस्टर जो है हमारे अमित शाह सर, उन्होंने NSA के अंडर 170 डे का डिटेंशन लिया और इन्हें जोधपुर जेल में इन्हें शिफ्ट करा दिया, ठीक है। फिर क्या होता है, 170 डे हुए इस इंसिडेंट को और अभी इनको रिलीज़ कर दिया, ठीक है। इन्वोकिंग इट्स पावर अंडर सेक्शन 14 ऑफ द स्ट्रिंजेंट एक्ट, क्योंकि सेक्शन 14 स्ट्रिंजेंट एक्ट की बात करता है। द मिनिस्ट्री रिवोक्ड द लेह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑर्डर थ्रू विच मिस्टर वांगचुक हैज़ बीन डिटेन्ड सिंस सेप्टेम्बर 26, 2025। तो सेप्टेम्बर 26 जो कि 2025 का था, इन्हें डिटेन किया, और आफ्टर दी 170 डेज ये पूछ सकते हैं, ठीक है। हम अगर मेंस आंसर राइटिंग करेंगे तो हम इनको सपोज दैट हम इन्हें कहीं भी ऐसे एज अ सोशल एक्टिविस्ट, एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम इन्हें डिकोड कर सकते हैं, सो दैट आवर आंसर वुड गाइज really would look like a efficient and data and with a fact and figures fulfillment. Okay, so it would be like a good enrichment for
मेंस आंसर राइटिंग। तो हम एज अ एक्टिविस्ट हम इनका डेटा यूज़ कर सकते हैं कि कब इन्हें डिटेन किया और ये क्या इनकी एक्चुअल डिमांड थी। अगर मान लीजिए इनकेस अगर 6 शेड्यूल जो कि 80 है, मतलब जिसमें हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, आसाम, त्रिपुरा है, मेघालय है, मिजोरम है बट मणिपुर नहीं है, याद रखना है, आसाम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम बट मणिपुर एक्सक्लूडेड है। अगर उसके साथ अगर लद्दाख आ जाता है तो इनके पास एक्स्ट्रा राइट आ जाएंगे, इनके पास ADC की पावर रहेगी। ADC मतलब ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, मतलब ये अपनी खुद की ऑटोनोमस काउंसिल बनाएंगे, इनकी चट भी इनकी और पट भी इनकी, ऐसी कंडीशन हो जाएगी। हालांकि इनके एक्ट से ज़्यादा किसी को लॉस हुआ नहीं है, हमेशा इन्होंने एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए भी बात की है। वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल जो समिट्स हुई हैं, कॉन्फ्रेंसेज हुई, वहाँ भी इन्होंने अटेंड की है। तो ऐसा नहीं कि इंसान बेकार है, बट ये कि ये चाहते हैं कि लद्दाख के रिगार्डिंग इनको ऐसा कुछ मिल जाए, क्योंकि अर्लियर लद्दाख मतलब इसको एज ये लोग अगर स्टेटहुड मेंशन कर देंगे तो इनके पास इनके खुद के राइट होंगे विद रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्टिकुलर स्टेट इन विच दे आर रिजाइडिंग। ठीक है, अब यहाँ ये सारी चीज़ें हो गई, लेकिन अब मेरे से भी मैंने बता दिया कि किन कंडीशन पे हम, जैसे कि कंट्री में पीसफुल जो एटमॉस्फेयर है उसको डिस्ट्रॉय करना, फॉरेन कंट्री से हमारे रिलेशन में जो है अच्छे नहीं रखने देना, डेटोरेट करना, बिगाड़ देना चीज़ों को, तो इस लेवल पे NSA लग जाएगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरा इसी आर्टिकल का। इसमें बोला था रिलीज कम्स अहेड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हियरिंग नेक्स्ट वीक ऑन अ पिटीशन। एक्चुअली रिलीज इन्होंने गवर्नमेंट ने कर दिया इनको, क्योंकि नेक्स्ट वीक इनकी सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग थी। हो सकता था कि वहाँ से ये पूरे जो इनका जो मुद्दा था, पूरा जो मैटर था, उसकी पूरी तरह काया पलट हो जाए। अगर ऐसा डिसीजन आ जाता सुप्रीम कोर्ट का जब इनकी हियरिंग हो जाती, तो शायद गवर्नमेंट के लिए और भी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाती। दैट्स वाई द मिनिस्टर्स अंडर द यूनियन गवर्नमेंट दैट थिंक टू रिलीज हिम। तो इसलिए इन्होंने बिफोर द जजमेंट एंड बिफोर द समन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, इनको आफ्टर द 170 days डिटेंशन ही हैज़ बीन रिलीज राइट नाउ। तो अब इनकी वाइफ के बारे में कुछ मेंशन है कि मिस्टर वांगचुक्स वाइफ गीतांजलि जे आंगमो, याद रखना है who's his wife, Geetanjali J. Angmo, challenging the NSA order and 2 days before a protest called by the civil society groups in Leh and Kargil to demand constitutional safeguards for the union territory। तो इन्होंने डिमांड की है, ले क्या है, लद्दाख की कैपिटल है। कारगिल जो वॉर हुआ था 1999 में हुआ था, फिर 1999 में जो कारगिल वॉर के बाद में कारगिल ओवरव्यू कमेटी भी बनाई थी आफ्टर दी 1919 वॉर, तो ये भी याद रखना है। तो ले एंड कारगिल के बारे में इन्होंने डिमांड की थी कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड प्रोवाइड की जाए फॉर द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया था। तो कारगिल वॉर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पहलगाम अटैक इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऑपरेशन सिंदूर हमारा जो कि 7 मई को लॉन्च किया था वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे एक जो है इनकी जो वाइफ है मिस आंगमो इज़ दी को फाउंडर ऑफ द हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लर्निंग। तो HIAL जो कि लद्दाख में एक इंस्टीट्यूट है, उनकी जो फाउंडर है इनकी वाइफ है, तो वो भी हमें याद रखनी है। ठीक है, मोरलेस कभी कभी क्या इंस्टीट्यूशन पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। ठीक है, और इससे पहले भी इनके कई सारे लगभग 5 to 7 इनके हंगर स्ट्राइक भी हो चुके हैं, भूख हड़ताल पे भी ये लोग मतलब बैठ चुके हैं, तो ये याद हम रख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, चलो इससे हमारा एक और टॉपिक रिवाइज हो जाएगा। तो ये है दिल्ली के फॉर्मर CM अरविंद केजरीवाल सर, ये आम आदमी पार्टी से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इनको भी कुछ ऐसा ही केस हुआ था ED के अंतर्गत इनको भी क्या हुआ था, इनके ऊपर कुछ फॉल्स चार्जेस लगे थे और वो प्रूव नहीं हो पाए थे कि उनके ग्राउंड जो है वो सही है, तो इनको भी फिर रिलीज़ कर दिया गया था। तो कैसे एक डेमोक्रेटिक कंट्री में एक इलेक्टेड लीडर को तुम इस तरीके से विदाउट दी facts and figure, how could you give him this kind of punishment, this kind of the detention? So I'm just asking that which type of democratic countries going to be nowadays? So it's a direct question mark over our system of our government, or the integrity of our constitution kind of, and also the fundamental right of each and individual too. नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्लोज द स्काइज एंड कॉस्टली डिटॉर्स, वाई इंडियन एयरलाइंस आर अमंग दी वर्स्ट हिट बाय द कॉन्फ्लिक्ट इन वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से लगभग 2600 फ्लाइट्स हमारी कैंसिल हुई हैं। कितनी? 2600 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। यहाँ बात की जा रही है इंडिगो फ्लाइट की। तो हम थोड़ा फर्स्ट पैरा देखते हैं, देन वील गेट द जिस्ट वाया दिस फर्स्ट पैरा। सो एज ऑफ गल्फ रूट दैट हैव लॉन्ग फॉर्म द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरलाइंस। गल्फ रूट वही पर्शियन गल्फ, ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान, तो ये सारा वेस्ट एशिया वाला फंडा है। तो पूरा मिला जुला के वेस्ट एशिया। तो गल्फ रूट कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयरलाइंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो ये बैकबोन की बात की जा रही है कि एज अ बैकबोन इज दैट इज़ द एरिया विद रिस्पेक्ट ऑफ द इंडियन एयरलाइंस, दैट इज़ द बैकबोन। क्योंकि हमारी जो एयर सर्विस है, नॉट ओनली आर इंडिया along with our worldwide where our relations of our country are good, okay। तो हम यहाँ समझ सकते हैं फॉर मेनी इंडियंस कैरियर्स लाइक द डेस्टिनेशन अक्रॉस दी UAE में हमारे इंडियन डायस्पोरा वाले लोग हैं, सऊदी हो गया, सऊदी अरबिया हो गया, बहरीन, कतार, ओमान एंड कुवैत अकाउंट फॉर द बल्क ऑफ द इंटरनेशनल फ्लाइंग एंड रिफ्लेक्टिंग द प्रेजेंस ऑफ द मोर देन 90 लाख इंडियंस। तो ये डेटा इंपॉर्टेंट, कितने? लगभग मोर देन 90 लाख
इंडियंस यहाँ पे रहते हैं। और फ्लाइट कितनी कैंसिल हुई? अराउंड 2600, ठीक है। और यहाँ पे ईरान की जो मतलब कब अटैक हुआ? 28 Feb। और ईरान के कौन लीडर थे? आयतुल्लाह खामेनी, उनकी डेथ हुई है। तो ये डेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ डेटा और भी मेंशन किया हुआ है, लेट्स रीड अबाउट इट। सो द राइजिंग कॉस्ट एक मेन मुद्दा हो सकता है, क्योंकि हमें पता है फ्यूल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर दिया, तो वहाँ से हमें पता है कि उसी एरिया से हम मोर देन 80 to 90% हमारा क्रूड ऑयल वहाँ से आता है। अब क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के बाद ही हम पेट्रोलियम, गैस, LPG, PNG काइंड ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ दी ऑल्टरनेटिव फ्रॉम दिस क्रूड ऑयल हम मतलब क्या करते हैं, हम विड्रॉ करते हैं। तो कहीं ना कहीं एनर्जी शॉर्टेज की वजह से और इसकी जो प्राइस है वो भी हाइक कर रही है। तो राइजिंग कॉस्ट, सेवरल अदर फैक्टर्स आर ऑल्सो ड्राइविंग अप ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ एयरलाइंस। तो कहीं ना कहीं अदर फैक्टर्स भी इंक्लूडेड है इसमें कि एयरलाइंस की जो ऑपरेशनल कॉस्ट है वो भी बढ़ रही है। जेट फ्यूल प्राइस जो है इंडिया में हैव राइजन, और जेट की जो फ्यूल प्राइस है वो राइज हो चुकी है इंडिया में अबाउट $50 पर किलो लीटर, ठीक है, $50 पर किलो लीटर। करेंटली 92 पॉइंट कितनी है? 92 है टोटल, पॉइंट में कितना है? तो ये $1 इज इक्वल टू इसकी वर्थ है, हमें याद रखनी है। 92 पॉइंट कुछ 36 की रेंज में, 36 कुछ, ठीक है, ये याद रखना है। सो प्राइस अभी हो चुकी है हाइक, तो इससे भी हमारी इन्फ्लेशन के इन्फ्लेशन इन फ्यूचर इन्फ्लेशन देखी जा सकती है। और अभी USA के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वहाँ के जो मैंने बोला ना कि खार्ग आइलैंड करके जो कि पर्शियन गल्फ में लोकेटेड है, वहाँ पे जो ईरान का जो 40% सप्लाई ऑफ द एनर्जी सप्लाई है वहाँ के मेन टैंक्स को उड़ा दिया, बस कुछ ऑयल टैंक्स को छोड़ा हुआ है। तो अब और ज़्यादा सिचुएशन स्ट्रेंड होने वाली है हम लोगों के लिए। तो ये डेटा आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आर्टिकल, पहले मैं मिड डे मील समझा देती हूँ, देन I'll try to correlate this article with that, so that you can easily get gist in depth. Okay, let's talk about ये थोड़ा मैंने यहाँ बाई मिस्टेक मेंशन कर दिया, नो इशू दैट। सो मिड डे मील स्कीम जो है, मिड डे मील स्कीम अर्लियर ये 1995 में लेकर आती है। आई एम रिपीटिंग, 1995 में मिड डे मील स्कीम आती है। इसमें क्या रहेगा कि स्कूल में जो प्रेजेंस है स्टूडेंट की, मतलब 1st to 8th क्लास तक ये कुछ सीन था। तो बच्चों की प्रेजेंस मतलब जो है अटेंडेंस बढ़ानी है, एक अच्छा फूड इंटेक उन्हें दिया जाएगा। इससे क्या कहीं ना कहीं जो हंगर के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। तो हम हमारे SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को भी हम इंटरलिंक कर सकते हैं। नो पॉवर्टी जीरो हंगर गोल सेकंड जो है वो जीरो हंगर की बात करता है ना। यूनाइटेड नेशन के जो गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, टोटल कितने हैं? 17 है, तो ये याद रखना है। तो हुआ ये, अभी इसको PM पोषण के नाम से रिकॉग्नाइज हम करते हैं। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम रहा इंडिया में, एंड प्रोवाइडिंग फ्री हॉट कुक्ड मील टू स्टूडेंट इन प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस एट गवर्नमेंट एंड एडेड स्कूल। एडेड स्कूल मतलब कुछ गवर्नमेंट स्कूल है और कुछ गवर्नमेंट के एडेड स्कूल, मतलब कुछ में कुछ थोड़े लेवल पे गवर्नमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन वहाँ पे है। तो कब इनिशिएट की गई है? 1995 में, ताकि एनहांस करे एनरोलमेंट, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, इट एम टू रिड्यूस माल न्यूट्रिशन को यहाँ पे रिड्यूस करना था, एंड सपोर्ट एजुकेशन, सर्विंग ओवर 100 मिलियन चिल्ड्रंस नेशन वाइड, ठीक है। तो 1 मिलियन इज इक्वल टू दी 10 लाख है ना, तो लगा लीजिए बेसिक मैथ्स। तो ये सारी ये अपनी यहाँ पे कैलोरीज कितनी क्या दी जानी थी, ये सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। यू कैन गाइस गो थ्रू बाय इट। तो यहाँ पे फंडेड भी रहेगा कि सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रली स्पॉन्सर में क्या था। सेंट्रल सेक्टर जो रहती है स्कीम, सेंट्रल सेक्टर जो है ना, इसमें 100 सपोज 100 रुपीज़ है ना, तो वो हमारी यूनियन गवर्नमेंट देगी। लेकिन अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है तो इसमें कुछ शेयर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, वाइल दी कुछ शेयर हमारी स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा। तो ये स्कीम कैसी रही है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड, मतलब यूनियन एंड स्टेट बोथ ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ द कंट्रीब्यूशन इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। अब कितना है फंडेड? सेंट्रल गवर्नमेंट 60 रुपये दे रहा है, तो भाई स्टेट गवर्नमेंट 40 रुपये देगी। लेकिन एवरीवन हिमालयन जो स्टेट्स हैं हमारे, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जो है हमारे, उनमें कुछ केसेस में क्या रहता है कि इनमें 90% तो रहता है सेंट्रल का शेयर, और 10% क्योंकि ऐसे ये स्टेट जो होते हैं थोड़े वल्नरेबल काइंड ऑफ रहते हैं, तो इनमें गवर्नमेंट को लगता है कि ज़्यादा सपोर्ट उन्हें ही प्रोवाइड कराना चाहिए, एंड ऑल्सो दी यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे मेन आर्टिकल के ऊपर। तो इसकी याद रखना है, मिड डे मील स्कीम अभी PM पोषण के नाम से रिकॉग्नाइज की जाती है। कब आई थी? 1995 में आई थी। एनरोलमेंट बढ़ाना था, न्यूट्रिशन और प्रोवाइड कराना था, बच्चों को न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड कराना था, और मेल न्यूट्रिशन के जो केसेस आ रहे हैं उनको कम करना था, ठीक है। स्कीम कौन सी है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसमें 100 रुपीज़ सपोज एग्जाम्पल के लिए हमने, तो 60 अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है तो 40 को यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट देगी, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है। तो इसमें क्या, मिड डे मील स्कीम जहाँ जहाँ चल रही है, तो इट इज़ अ स्ट्रगल टू कीप स्कूल फायर बर्निंग अमिड गैस क्रंच। तो गैस क्रंच इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि मिड डे मील स्कीम जो है इन स्कूल्स में उन्हें कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा मतलब एज अ रिस्की हैंड हो जाएगा अमिडस दी वेस्ट एशिया वॉरफेयर, ठीक है। तो लेट्स रीड द आर्टिकल। सो इट इज़ फ्रॉम द चेन्नई, फ्रॉम द सदर्न स्टेट ऑफ तमिलनाडु's कैपिटल चेन्नई। सो अक्रॉस इंडिया मेनी स्कूल आर स्क्रैम्बलिंग टू द फाइंड ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज। तो कई स्कूल बहुत परेशान हो रहे हैं, उनको एक ऑल्टरनेटिव फ्यूल सोर्सेज नहीं मिल पा रहा है। सच इज द फायरवुड एंड इंडक्शन स्टोव्स टू LPG फॉर देयर मिड डे मील प्रोग्राम। तो हो क्या रहा है, अब इन लोगों ने जैसे ही LPG शॉर्टेज की न्यूज़ आई, गवर्नमेंट ने बोला कि
मतलब एलपीजी शॉर्टेज है, तो इन लोगों ने कहाँ पे सप्लीमेंट ढूंढने शुरू किए, फायरवुड की तरफ गए, इंडक्शन स्टोव को लेना ताकि एलपीजी की सप्लीमेंट इनको मिल जाए, ताकि ये जो मिड डे मील स्कीम इनको रन कर पाए। सो स्कूल लोकेटेड इन रूरल जो एरियाज हैं ऑफ स्टेट सच एज दी ओडिशा हुआ, तेलंगाना हुआ, दैट यूज़ फायरवुड। तो ओडिशा तेलंगाना में यहाँ पे फायरवुड का यूज़ किया जाने लगा मिड डे मील स्कीम में, ठीक है। एंड कल के ही आर्टिकल में मैंने बताया था, कल या परसों के में, कि तमिलनाडु में जो रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, साउथ इंडियन स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, वहाँ पे फायरवुड का जो है प्राइस वो भी हाइक हो रही है, क्योंकि अब वहाँ पे रेस्टोरेंट, क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज रहेगा, उनको अपने जो रेस्टोरेंट्स हैं उन्हें प्रॉपर्ली रन करने के लिए क्या चाहिए अब, तो उनको नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव चाहिए। तो अब वो लोग फायरवुड की तरफ बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से फायरवुड जो लकड़ी है उसकी भी प्राइस बढ़ रही है। तो हमने प्राइस देखी थी 12 किलोग्राम जो है 1 kg ऑफ फायरवुड की प्राइस वहाँ देखी थी। तो ये गाइस केसेस हैं। अब यहाँ तेलंगाना के देख सकते हैं, तेलंगाना हैज़ 24,972 स्कूल। तेलंगाना में 24,972 स्कूल है सपोज। सो देयर आर क्लोज टू 9,000 स्कूल दैट रिलाई सोलेली ऑन एलपीजी। तो 24 में से 9,000 स्कूल तो ऐसे हैं जो सोलेली पूरी तरह एलपीजी के ऊपर रिफाइन करते हैं फॉर द मील प्रोग्राम। सम ऑल्सो हैव इंडक्शन स्टोव्स, कुछ के पास इंडक्शन स्टोव्स हैं, सेज नवीन निकोलास, डायरेक्टर ऑफ द स्कूल एजुकेशन। तो तेलंगाना के जो स्कूल एजुकेशन के जो डायरेक्टर हैं नवीन निकोलास, उन्होंने बताया है। तो फायरवुड की डिमांड यहाँ पे बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ सकता है और अभी भी शॉर्टेज कम है। अभी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे कि हमारे जो एलपीजी के 2 कैरियर हैं उनको तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज से निकाल दिया है, मतलब लगभग थोड़ी तो राहत आई है हमें, ठीक है। अब 2 कैसे हैं, एलपीजी और एक पीएनजी। व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस इन एलपीजी एंड पीएनजी? प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, अदरवाइज आई विल मेंशन इन कमेंट सेक्शन। ये न्यू लीडर द क्लैरिक विद अ गन, ठीक है, हम जिस्ट ही पढ़ लेते हैं, इससे हम समझ जाएंगे। सो लेट्स रीड अबाउट इट। सो अ बाउंडेड मैन हु लॉस्ट हिज पेरेंट्स एंड वाइफ। यहाँ बोला है कि जो मोजताबा खामिनी है, तो ये एक घायल मैन है सपोज दैट। यहाँ पे घायल इन द सेंस मतलब इंटरनली चीज़ें ट्रिगर इनको कर गई हैं, मतलब इन्होंने अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को लॉस्ट कर दिया है, क्योंकि 28 फेब को जब अटैक हुआ तो हमें पता ही इनके फादर की डेथ हो जाती है, जो कि रिलीजियस हेड ऑफ द ईरान माने जाते हैं। सो एंड वॉज इलेक्टेड द सुप्रीम लीडर ऑफ नेशन, और अभी इनको एज अ सुप्रीम लीडर ऑफ नेशन इनको इलेक्ट किया है, अंडर अटैक फ्रॉम द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री एंड इट्स closest ally. The Ayatollah now faces a rare crisis in predecessors never confronted to survive the storm and preserve the republic. मतलब मोरलेस ये है कि खिस्से बिल्ली कभी भी म्याऊ कर सकती है। कहने का मतलब ये है कि इनके फादर को और इनकी फैमिली को पूरी तरह मतलब मार दिया इनकी, इन्होंने इस वॉर में इन्होंने अपने पेरेंट्स को, इन्होंने अपनी वाइफ को खो दिया, मतलब अभी ये पूरी तरह अकेले हैं। तो ये इंसान किस लेवल तक अब यूएसए के अगेंस्ट रिटेलिएशन की इंटीमेसी डेवलप कर सकता है माइंड में, नो वन नोज, ओके, नोबडी नोज अबाउट इट। तो इसलिए मुस्तफा खामेनी के बारे में ये मेंशन है कि इन्होंने अब ये जो भी करेंगे ये भी अब एक्सट्रीम लेवल पे करेंगे ड्यू टू द वेस्ट एशियन वॉर एंड ईरान ऑल्सो। और अब हो सकता है इसके थ्रू ये किस लेवल पे जा सकती है, इनकी जो लड़ाई वाली जो माइंडसेट है वो किस तरह से ये रिटेलिएशन ले सकते हैं। तो इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना है। अब हम देखते हैं थोड़ा जिस्ट। सो इन 1987 एट 17 मुस्तफा खामेनी जॉइन द आर्म फोर्सेस। इन्होंने जब 17 ईयर के ये थे, ईयर था 1987 है ना, तो इन्होंने आर्म फोर्सेस को यहाँ पे वॉर में फाइट करने के लिए ज्वाइन किया अगेंस्ट इराक, मतलब इराक के अगेंस्ट। अकॉर्डिंग टू एन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्री ऑफ हिज लाइफ ही सर्व ड्यूरिंग द वॉर एज अ सिंपल बसीज। तो एज अ सिंपल बसीज इन्होंने उस वॉर को कंटिन्यू रखा, मतलब एज अ सिंपल बसीज इन्होंने ज्वाइन करके रखा उस आर्मी को। देन इवन दो मुस्तफा नेवर हेल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, लेकिन इन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होल्ड नहीं की, इन्होंने कभी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे कभी एक्वायर नहीं की। ही एमर्ज एज अ की पिलर ऑफ द ईरान क्लेरिकल एस्टेब्लिशमेंट, ठीक है, एंड एन अलाई ऑफ द सिक्योरिटी विंग ड्यूरिंग द लॉन्ग पीरियड ऑफ हिज फादर रेन। तो अपने फादर के टाइम पे इन्होंने एज अ अलाई की तरह काम किया, सिक्योरिटी अलाई की तरह काम किया अपनी कंट्री के रिगार्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर हिज अपॉइंटमेंट एज ईरान्स लीडर मुस्तफा वोड रिवेंज सेइंग द वॉर वुड नॉट बी ओवर अनलेस इनफ एनिमी ब्लड वॉज शेड। तो इन्होंने बोला कि अब ये रिवेंज लेंगे अपनी पेरेंट्स की और अपनी वाइफ की डेथ का, और जो इनकी कंट्री जिसके लीडर हैं ईरान के, इसके अगेंस्ट जो यूएसए ने जितना भी लॉस किया है, तो अब ये सोचेंगे नहीं। नेक्स्ट ये लोकेशन मैं वापस से बता देती हूँ, पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान के बीच में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। इस लोकेशन पे खार्ग आइलैंड है जिसके ऊपर यूएसए प्रेसिडेंट ने अभी अटैक करवा दिया है, ठीक है, हम इसी में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट आर्टिकल। तो ये है वो लोकेशन खार्ग आइलैंड जो कि 40% ऑफ एनर्जी सप्लाई ऑफ द ईरान होल्ड करके रखता है, तो ये हमें याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट आर्टिकल हमारे हैं छोटे छोटे आर्टिकल छोटे से। तो 2 LPG कैरियर जो मैंने अभी बात की थी, तो 2 जो LPG कैरियर हैं क्रॉस कर चुके हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, सेज ऑफिशियल। ठीक है, तो LPG मतलब दी 2 लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कैरियर शिवालिक याद रखना है, और नंदा देवी ये आपसे पूछ सकते हैं नाम देखिए कि ये क्या है, क्या ये सबमरीन्स हैं, क्या ये LPG कैरियर्स थे, तो याद रखना है शिवालिक। नेक्स्ट इज नंदा देवी, नंदा देवी। ठीक है, तो इनको अभी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया गया है। ऑफ दी 24 वेसल्स विद एन इंडियन फ्लैग ऑपरेटिंग इन द पर्शियन गल्फ। ठीक है, तो इसमें इंडिया का फ्लैग था, तो फ्लैग से पता चल जाता है कौन सी कंट्री है। बाकी पार्लियामेंट्री पैनल वॉर्न ऑफ फर्टिलाइजर शॉर्टेज, तो अगेन यहाँ पे विद रिस्पेक्ट ऑफ खरीफ सीजन, तो सेटिंग इन दी पार्लियामेंट्री जो स्टैंडिंग कमेटी है विद रिस्पेक्ट ऑफ फर्टिलाइजर, तो अभी तो LPG शॉर्टेज की बात हो रही थी। ठीक है, फिर अभी हमने एयरलाइंस का इशू देख लिया, फिर अभी अगेंस्ट यहाँ पे पार्लियामेंट की जो कमेटीज़ हैं उन्होंने बोला कि फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो सकती है, लीड बाय द तृणमूल कांग्रेस MP आज़ाद कीर्ति झा। तो ये जो कि वेस्ट बंगाल में जो एक पार्टी है तृणमूल कांग्रेस की, तो वहाँ की जो MP है उनके थ्रू ये आए जिनका नाम है कीर्ति झा। उन्होंने बोला फर्टिलाइजर शॉर्टेज हो सकते हैं, तो उसके बारे में यहाँ पे बात की है ड्यू टू दी वेस्ट एशिया क्राइसिस। ठीक है, ये वो लोकेशंस हैं ईरान की जहाँ पे USS प्रेसिडेंट ने अटैक करवाए हैं, कुछ ऑयल के टैंकर्स ही बचे हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज़ द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। तो ये भी 1955 में लाया गया है। ये एक ब्लॉकेड ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हमें पता है कि अभी वेस्ट एशिया में वॉर चल रहा है। अब वेस्ट एशिया का वॉर किस तरीके से हम आर्टिकुलेट कर सकते हैं, हमारे मेंस आंसर राइटिंग हमने ईच एंड एवरी सेक्शन अगर हम इसका मेंशन कर दें विद रिस्पेक्ट ऑफ इट्स डेटा, तो हमारा आंसर किस लेवल का एनरिचमेंट हमें प्रोवाइड करेगा और किस लेवल के बूस्टेड मार्क्स हमें मिलेंगे, वी कांट अज्यूम अबाउट इट अर्लियर। ठीक है, तो ब्लॉकेट हो चुका है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, एक्सपोज द वल्नरेबिलिटी ऑफ द इंडिया सप्लाई चेन फॉर कुकिंग ऑयल। तो कुकिंग ऑयल की बात करें, सप्लाई चेन यहाँ पे इंडिया के जो है वल्नरेबल है, क्योंकि कभी भी इशू मतलब एक सीरियस क्राइसिस की कंडीशन में सिचुएशन ट्रांसफॉर्म हो सकती है। द मेजोरिटी जो है ऑफ द विच इज़ इंपॉर्टेंट, द यूनियन गवर्नमेंट इन्वोक द एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 वाइल लॉन्ग टर्म स्टेप्स आर नीडेड टू डाइवर्सिफाई एंड रिड्यूस रिलायंस। तो रिलायंस हमें इसलिए तो इंडिया बात करता है सेल्फ रिलायंस होने की, इंडिया ऑलवेज टॉक अबाउट दी सेल्फ रिलायंट। ठीक है, ताकि हमारी फॉरेन कंट्री के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो एसेंशियल कमोडिटी इंपॉर्टेंट है, या सेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है। द गवर्नमेंट कैन इशू ऑर्डर टू मेंटेन और इंक्रीज सप्लाईज को यहाँ पे गवर्नमेंट ऑर्डर दे चुकी है, इशू करना है, मैनेज करना है, सप्लाई को प्रायोरिटाइज करना है उन प्रोडक्शन या एसेंशियल कमोडिटी को जो इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा आर्टिकल था। फिर यहाँ कोविड-19 की सिचुएशन के बारे में बताइए कि जो रिसेंट पास्ट में कोविड-19 की सिचुएशन हुई, द लॉ हैज़ बीन इन्वोक्ड टू मैनेज शॉर्टेज ऑफ द व्हीट शुगर पल्सेस। तो उस टाइम व्हीट की शुगर और पल्सेस की क्या हुई है, शॉर्टेज हुई है। तो कोविड-19 एंड एसेंशियल कमोडिटी एक्ट और वेस्ट एशिया वॉर, हम इन चीज़ों का एक अच्छा आंसर कंक्लूड कर सकते हैं। सो फॉर टुडे थैंक यू सो मच एवरीवन।